नीरव मोदी का केस आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन जब आपको इसके एक्चुअल डिटेल्स पता चलेगी कि क्या ट्रिक्स यूज की थी नीरव मोदी ने और कौन कौन ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना करप्ट सिस्टम है हमारा कि बस थोड़ी सी घूस और पावर का यूज कर कोई भी बड़ी आसानी से आम जनता के 11,000 करोड़ रुपए लेके उसको देश से बाहर उठा के ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। ये जो नीरव मोदी ने स्कैम किया, कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं किया था। इसके बाद गवर्नमेंट को इंडियन बैंक्स के रेगुलेशन तक चेंज करने पड़ गए थे, कई एम्प्लॉय फायर करने पड़ गए थे। नीरव मोदी ने इस तरीके से घुटने पे ला दिया था गवर्नमेंट को कि इस स्कैम का नाम ही नीरव मोदी के ऊपर रखा गया और रातों रात नीरव मोदी दुनिया के करोड़पतियों की लिस्ट से निकल करके दुनिया के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ गया था। तो देखिए, साल 2010 का टाइम था और इसी टाइम पर मुंबई के अंदर नीरव मोदी का एक स्टोर था, काला घोड़ा एक लोकेशन है वहां पर, उसी के पास पीएनबी की ग्रेडी हाउस वाली ब्रांच थी। ये जो ग्रेडी हाउस वाली ब्रांच पीएनबी की थी, इसमें 31 मार्च 2010 को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ने एक नया डिप्टी मैनेजर आता है, गोकुलनाथ शेट्टी, इसकी पोस्टिंग होती है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे एक क्लर्क था मनोज खरगे, नीरव मोदी के पास भी दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे थे। तो इसके लिए नीरव मोदी ने गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरगे से बातचीत स्टार्ट की। 2011 आते आते नीरव मोदी ने गोकुलनाथ शेट्टी को सेट कर लिया मतलब उससे साठगांठ कर ली। अब वो क्या साठगांठ करी वो भी आपको बताते हैं। नीरव मोदी गोकुलनाथ से कहते हैं कि देखो, मुझे लोन चाहिए और मेरी कंपनी से एलओयू की रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आएगी, फिर उसके बाद तुम सिक्योरिटी मांगोगे। तो तुम्हें बस एक काम करना है कि जब एलओयू की रिक्वेस्ट आएगी तो बस तुम उसको अप्रूव कर देना, लेकिन जो उसके बदले में सिक्योरिटी मांगेगी उतने अमाउंट की, वो मत लेना हमसे। तो ये नया जो मैनेजर आया था गोकुलनाथ शेट्टी, उसने उसको समझाया कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं सीबीएस के अंदर, ऑडिटिंग होती है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इस पर नीरव मोदी समझाता है उसको, तुम एक काम करना, एलओयू हमारा अप्रूव करना, सिक्योरिटी हमसे मत लेना और ये सारी चीज़ें सीबीएस के अंदर एंट्री मत करना। तो कहने का मतलब यह है कि बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देके पीएनबी को लोन का गारंटर बना दो और बैंक रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी मत करो। और इसके लिए मोटी रकम सेट कर दी गई थी, ये जो दोनों पीएनबी के ऑफिसर्स हैं उनके लिए। मैनेजर शुरू में आनाकानी करता है लेकिन आगे चल के मान जाता है। अब इसके कुछ महीने बाद मार्च 2011 आता है, एक दिन ये लोग डेट सेट करते हैं पीएनबी को गारंटर बना के एलईयू लेने के लिए। तो नीरव मोदी उस दिन मुंबई के जो पीएनबी वाली ब्रांच है, इनको रीच आउट करता है, अलाउ के लिए अप्लाई करता है और इसके लिए ये अपनी कंपनी जिसका नाम था डायमंड आर यूएस, इसके थ्रू अप्लाई करता है। और ये जो एलईयू के लिए अप्लाई करता है, इसमें ये दिखाता है कि हांगकांग के अंदर से इनको पर्ल इंपोर्ट करने हैं इंडिया के अंदर और इसके लिए इनको एलईयू चाहिए। तो इसके लिए इनको लोन चाहिए और ये चाहते हैं कि पीएनबी से इनको एलईयू मिल जाए, यानी कि पीएनबी इनका गारंटर बन जाए। तो प्लान के हिसाब से ये लोग एलईयू के लिए अप्लाई करते हैं। मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरग बिना सिक्योरिटी के एलईयू अप्रूव कर देते हैं। फिर इसके बाद हांगकांग वाले पीएनबी के 900 अकाउंट में लोन के पैसे आते हैं और पेमेंट हो जाती है। और ये सब होने के बाद जो बैंक का सीबीएस होता है, उसके अंदर मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी एंट्री ही नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अब अगर नीरव मोदी लोन नहीं देता है, ये पैसे नहीं लौटाता है, तो पीएनबी को देना होगा और पीएनबी के पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि चलो इसने बिजनेस करने के लिए लोन लूप होल का फायदा उठाया होगा, बाद में इसी की कंपनी जब कमा लेगी तो ये पैसा वापस कर देगा। तो ऐसा नहीं था। नीरव मोदी डे 1 से ऐसा प्लान बनाया था कि उसको पीएनबी को पैसा देना ही नहीं था। उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, जो इंटरेस्ट था वो तक उसने नहीं दिया, वो भी तब जब उसकी कंपनी प्रॉफिट में थी। दूसरी चीज, एक तरफ तो ये बिना सिक्योरिटी के एलईयू अप्रूव करा रहा था पीएनबी बैंक से, दूसरी तरफ ये सारा पैसा सेल कंपनी से घुमा के इंडिया से बाहर निकाल के ले गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये भी समझाता हूँ आपको। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि पीएनबी के मैनेजर को सेट करके डायमंड बिजनेस के लिए पैसे ले रहा था। इसके साथ साथ पैरेलल में कुछ चीजें और की इसने, जिससे इसको और फायदा हुआ। एक्चुअली नीरव मोदी ने देखा जब उसका एलईयू वाला जो सिस्टम था वो काम कर रहा है, तो इसने अपने फेक और लो क्वालिटी डायमंड का यूज करके ज़्यादा अमाउंट दिखा के एलईयू लेना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली इसने किया क्या, इंडिया के बाहर हांगकांग, दुबई, ऐसे ऐसे करके अलग अलग देश में 17 सेल कंपनीज खोली। ये 17 की 17 सेल कंपनीज जो थी, इनको नीरव मोदी मैनेज करता था। लेकिन इसके लिए इसने 8-8 हज़ार रुपए में डमी फेक डायरेक्टर्स बैठा दिए ताकि सबको लगे ये इसकी कंपनी नहीं है। और ये जानबूझकर कम पढ़े लिखे डायरेक्टर बनाता था ताकि जो मेन इन कंपनी से होने वाला था वो उनको समझ में ही ना आए। तो एक्चुअली ये क्या करता था, जो लो क्वालिटी डायमंड्स होते थे जिनको कोई नहीं पूछता था और सस्ते होते थे, इनको इन्हीं फेक कंपनी की तरफ से बिका हुआ दिखा करके फेक एलईयू पास कराता था और जो पैसा था वो अपनी सेल कंपनीज में ले लेता था। जैसे मान लो कोई खराब क्वालिटी का डायमंड है, 1 लाख रुपए उसकी कीमत है, तो ये क्या करेगा, उस 1 लाख के डायमंड को अपनी ही सेल कंपनी के थ्रू फेक तरीके से 10 लाख में बेच देगा। और फेक डायमंड जो होता है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसा प्रोसेस दिखा के ये जो 1 लाख का डायमंड था, इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाती थी और प्रॉपर बिल वगैरह बनवा लेता था इसका। ऐसे कर करके इसने ये जो 17 कंपनीज बनाई थी, इनमें घुमा घुमा के ये जो 1 लाख का डायमंड था लो क्वालिटी वाला,
इसकी कीमत इसने 50 लाख तक की दिखा दी। अब इसके बाद ये क्या करता था, इंडिया के अंदर बैठ करके ऐसे दिखाता था कि जैसे इस 50 लाख के डायमंड की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेकलेस बनवाने के लिए। फिर इसके बाद ये क्या करता था, इसके लिए लोन के लिए अप्लाई करता था और फिर इसकी पीएनबी के अंदर सिटिंग पहले से ही थी, इसको बिना सिक्योरिटी के बिना पेपर के एलयू मिल जाता था। तो दी एंड होता क्या था, बैंक इसे 1 लाख की कीमत के डायमंड के बदले 50 लाख रुपए इसकी सेल कंपनीज को दे देता है। ऐसे कर करके ये करोड़ों रुपए इंडिया से बाहर ले गया सेल कंपनीज बना के और अपने लो क्वालिटी के डायमंड बेच करके। लोग उस टाइम पे बहुत हैरान होते थे कि रिसेशन के टाइम पे ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कैसे कर ले रहा है। अब क्योंकि पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो नीरव मोदी के जो डिजाइन थे वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैले, इसलिए दुनिया भर में जो इसके डिजाइनर ज्वेलरी थी उसके एड्स चलवाए। इसकी जो सक्सेस थी उसके पीछे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के जोड़े हुए सरकारी बैंक में जो पैसे थे वो थी, जहां बैंक एक आम आदमी की 1-2 EMI मिस होने पर रिकवरी एजेंट के नाम पर गुंडे भेज देता है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 6-7 साल तक इंटरेस्ट तक का पैसा नहीं दिया गया, उसके बाद भी किसी को हवा नहीं लगी।